हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। यूपी में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है। योगी 2.0 सरकार जहां एक तरफ अधिकारियों पर शिकंजा कसने व गुणवत्तापूर्ण जनता को न्याय दिलाए जाने और मोदी सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास के दावे कर रही है, वहीं मिल्कीपुर तहसील की बात करें तो तहसील प्रशासन में एसडीएम से लेकर लेखपाल तक सब भ्रष्ट हो चुके हैं। किसी पीड़ित को न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तक कि एसडीएम हो या तहसीलदार बजती रहती है घंटी, नहीं उठता फोन। भले ही योगी सरकार चाहे जितना कहे पत्रकारों का फोन उठाएं अधिकारी, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक ऐसा ही नया मामला तहसील मिल्कीपुर का देखने को मिला। जनपद अयोध्या क्षेत्र अंतर्गत तहसील मिल्कीपुर के ग्राम पलिया जगमोहन सिंह के रहने वाले राम सिंह का है, जो राजस्व गांव पलिया कुचेरा गाटा संख्या 610 के समीकरण भूमिधर के मालिक हैं। जमीन पर गांव के रहने वाले दबंग व्यक्ति संत कुमार उर्फ प्रेमचंद, हरि संत, शिव पूजन व विनोद मिलकर रात को निर्माण कर अवैध कब्जा कर जमीन हथियाना चाह रहे हैं, जिसकी लिखित शिकायत एसडीएम मिल्कीपुर को दिनांक 13 सितंबर 2022 को की गई। क्षेत्रीय आरआई वीरेंद्र सिंह द्वारा पीड़ित को मीटिंग बताकर देर शाम तक बैठाए रखा। ऐसे में यदि रास्ते में पीड़ित के साथ कोई घटना घटित हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आगे बताते चलते हैं कि पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर क्षेत्रीय आरआई को मौके की जांच कर निस्तारण के लिए भी आदेश कर दिया गया है, परंतु आज तक ना ही तहसील का कोई अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचा और ना ही तहसील प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है। शायद तहसील प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। पीड़ित ने दिया बयान। दादाजी कहाँ आए आप? मैं तहसील आया हूँ। मेरा एक ज़मीनी विवाद है। मेरा घर ग्राम पोस्ट पलिया जगमोहन सिंह और थाना कचहरी का चक्कर काट रहा हूँ, जहाँ पे जाओ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एसडीएम साहब के यहाँ मैं गया, किसी तरह से उन्होंने आदेश किया तो कानून गो साहब के पास गए। मैं पलिया जगमोहन सिंह में रहता हूँ। पलिया जगमोहन सिंह पेपर में लिखा है, कागज में खतौनी में पलिया मुतालजे कुचेरा है। कानून गो बोल रहे हैं कि मैं पलिया जगमोहन सिंह जानता ही नहीं हूँ। इस प्रकार से बोलते हैं तो बताइए मतलब किस हिसाब से गरीब जनता की हेल्प होगी? सीधा सीधा डकैती है गरीब जनता के साथ। अभी 6 बज गया है, क्या बताया जा रहा है? सुबह से इनकी इंतजारी में बैठा हूँ। बोला मैं मीटिंग में हूँ, अभी 10 मिनट में खाली हो रहा हूँ। सुबह से बताइए, हम पूरा दिन बीत गया, तो बुढ़ा आदमी मैं कहाँ को जाऊंगा? रात में अभी रास्ते में हमारे साथ कोई हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मांग रहा हूँ सर जी, मेरी जमीन जबरदस्ती कब्जा की जा रही है। रात में हमारी जमीन पर चद्दर छा लिया गया है। उस चद्दर के एवज में हमने एसडीएम साहब से आदेश करवाया, उसी का टू कॉपी उन्होंने आदेश किया कानून गो साहब को बोल रहे हैं कि मैं पलिया जगमोहन सिंह जानता ही नहीं। पलिया जगमोहन सिंह है कहाँ पे? कानून गो साहब कब से आपको रोक रखे हैं? कानून गो साहब हमको 10 बजे से रोक के रखे हैं। अभी क्या समय हो रहा है? अभी लगभग 6 बजे का आसपास हो रहा है। किस साधन से आए हैं? अगर आपके साथ कोई घटना घटती है तो कौन जिम्मेदार मैं होगा? 3 व्हीलर से आया हूँ अपने किराए से। हमारी दुश्मनियां चल रही, रास्ते में कोई हादसा हो गया, कोई घटना हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मेरी ये मांग है कि जो मेरा अवैध कब्जा किया गया उस कब्जे को तत्काल प्रभाव से उसको हटवाया जाए। और रात में उस जमीन पे अटैक किया गया, रात में चद्दर छाई गई है। सुबह हमको हमारे गांव वालों ने हमको बताया जी, गांव वालों ने बताया, जा करके हम देखे तब ये कार्रवाई करना शुरू किया। प्रशासन के पास आए। प्रशासन का ये रवैया, कर्मचारी जो शुद्ध बात करने को राजी नहीं है। गरीब जनता का क्या हित होगा इसमें? जी। ये कौन सी तहसील लगती है? तहसील मिल्कीपुर। अभी कानून गो साहब क्या बता रहे हैं 6 बजने को? कानून गो साहब बोल रहे हैं अभी मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, रुकने के लिए बोला गया है? हाँ बोला गया है, वो वेट रख लीजिए आप। तहसील से आपका घर कितने दूर है? तहसील से मेरा घर है लगभग 7-8 किलोमीटर के आसपास है। तो आप बुजुर्ग को परेशान करने का काम कर रहे जी हैं? सर, 65 साल के आसपास मेरी उम्र है। तो बोलो हमारे साथ रास्ते में कोई हादसा हो जाए, कोई घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा?
भगवान रामलला के दरबार में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी 26 सितंबर को लाएंगे न्याय की अर्जी। भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के जिला अध्यक्ष अरविंद यादव ने आज एसडीएम सिटी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा है कि हम लोगों ने गत दिनों सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में धरना दिया था, स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन दिया था, उस पर ना तो कोई अमल हुआ है और ना ही कोई कार्रवाई हुई है। इसके चलते अब हम 26 सितंबर को माजा भरेठा से दर्जनों किसानों का जत्था भगवान रामलला के परिसर में जाकर न्याय की अर्जी लगाएगा, भगवान श्री राम से न्याय की गुहार लगाएगा। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने हम लोगों की शिकायत नहीं सुनी है, इसके चलते अब हम सभी मजबूरी में भगवान राम के मंदिर में जाकर अर्जी लगाएंगे और इंसाफ की गुहार लगाएंगे। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के नेता प्रदेश सचिव फरीद अहमद, नगर अध्यक्ष अबरार खान, माया ब्लॉक अध्यक्ष सुनील यादव व प्यारे राम यादव शामिल रहे। एडीएम से आज आप लोगों ने मिला है, किस संदर्भ में मिला है, ज्ञापन दिए हैं? हम लोगों का 18 सूत्रीय ज्ञापन जो पूर्व में हम लोगों की पंचायत हुई थी उसमें दिया गया था। एडीएम साहब, सिटी मजिस्ट्रेट, तमाम अधिकारी थे, सब लोगों ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर आपकी ये समस्या जो ज्वलन समस्याएं हैं उनका निराकरण कराएंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं एक भी समस्या का निराकरण। तो इसलिए हम लोग 26 सितंबर को माझा बरहटा से अपने पैदल चलकर भगवान श्री राम को जो परिसर में, भगवान राम जन्मभूमि परिसर में जाकर भगवान से अर्जी लगाएंगे कि जो शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं सुन रहा है, इनको ऊपर वाले सद्बुद्धि दें भगवान कि हमारी बातों को सुने। इसलिए आज हम लोगों ने एक सूचना एडीएम प्रशासन को दिया है और बाकी हम सब 26 सितंबर को ही करेंगे। क्या नाम है आपका, पद क्या है? अरविंद कुमार यादव, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। जनपद के 5वें विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी की सदस्यता अभियान के आखिरी पखवाड़े में सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने गांव-गांव रिकॉर्ड सदस्यता दिलाने की कमर कसी। विधानसभा बीकापुर क्षेत्र के पीपरी जलालपुर निषाद बस्ती में महिलाओं को सदस्यता दिलाते हुए पंडित समरजीत ने कहा, हमारे सपा मुखिया आदरणीय अखिलेश भैया जी के दिशा निर्देशन में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है तथा जनपद के 5 विधानसभाओं में गांव-गांव जाकर भाइयों, माताओं, बहनों को सदस्यता दिलाने का काम किया जा रहा है। आज इसी क्रम में वासुदेवपुर, दशरथपुर, वनराजापुर व रतन तेंदुआ आज ग्राम सभाओं में माताओं, बहनों एवं भाइयों को सपा सदस्यता दिलाई गई। आज जिस तरीके से सपा की सदस्यता लेने के लिए गांव-गांव की हमारी माताएं बहनें उमड़ पड़ी, उससे यह साफ हो गया है कि 2024 के चुनाव में मुंगेरी लाल के सपने दिखाने वाली भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। दशा अभियान का जो है आखिरी पखवाड़ा चल रहा है, उसको लेकर आज हम अयोध्या जनपद के 5 विधानसभाओं के सभी ग्रामों में जा के माताओं बहनों से सपा की सदस्यता दिलवाने का काम कर रहे हैं। और आज हम बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से गांव-गांव के लोग सपा की सदस्यता लेने के लिए हमारी माताएं बहनें भाई उमड़ रहे हैं, उस तरीके से 2024 के चुनाव में भाजपा पूरे देश से साफ होने जा रही है। और हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देशन है कि सपा की सदस्यता अभियान जो है वो बहुत तेजी के साथ किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम किया जाए। क्या नाम है आपका, पद क्या है? दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, मुलायम सिंह युवा ब्रिगेड जिला उपाध्यक्ष। पूर्वांचल के बाहुबली नेता व सपा विधायक अभय सिंह पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी ने मुख्तार गैंग का अयोध्या कनेक्शन बताया। भाजपा नेता खब्बू तिवारी ने अपने और अपने परिवार पर अभय सिंह से जान का खतरा बताया है। खब्बू तिवारी ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूरे मामले पर एसआईटी से जांच करवाने की मांग की है। खब्बू तिवारी ने कहा है, जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधी हो, जो मुख्तार अंसारी के ग्रोहों का सदस्य हो, जिसका काला इतिहास हो, मेरे द्वारा उसकी हत्या की बात हास्यास्पद है। यह सारे हथकंडे अभय सिंह अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। खब्बू तिवारी ने कहा कि मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता हूँ। भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ पूरे मामले की एसआईटी जांच हो, और एसआईटी जांच इस बात की होनी चाहिए कि 2004 में जब सपा की सरकार थी
और अफजल अंसारी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब मुख्तार अंसारी के शूटर के रूप में अभय सिंह की लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका थी? उस चुनाव में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं पर गोली चली थी, कई लोग मारे गए थे। इसकी जांच होनी चाहिए। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि कृष्णनंदन राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी और अभय सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उस हत्या में अभय सिंह का क्या रोल था। खब्बू तिवारी ने कहा कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में किस गिरोह का हाथ था और उस गिरोह से अभय सिंह का क्या संबंध था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तमाम अपराधी पंजाब हरियाणा के जो अपराध करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूर्व उत्तर प्रदेश में, उसमें अभय सिंह का क्या लिंक है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हमको और हमारे पूरे परिवार को अभय सिंह से और मुख्तार अंसारी के गिरोह से मेरे और मेरे परिवार की जान का खतरा है। खब्बू तिवारी ने कहा कि अभय सिंह की गिरोह यह प्रवृत्ति रही है कि सुरक्षा पाने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। मुझे फंसाने के लिए अभय सिंह अपने दोस्तों की हत्या भी करा सकता है। जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी हो, जो मुख्तार अंसारी के गिरोह का सदस्य हो, जिसका काला इतिहास हो, वो व्यक्ति बहुत ही हास्यास्पद है। वो व्यक्ति हमारे द्वारा हत्या की बात कर रहा है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस पूरे मामले की एसआईटी जांच हो और एसआईटी जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि 2004 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अफजाल अंसारी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो मुख्तार अंसारी के शूटर के रूप में अभय सिंह की उस लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका थी। उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के ऊपर गोली चली थी, कई लोग मारे गए थे। इसकी भी जांच होनी चाहिए। जांच तो इस बात की भी होनी चाहिए कि कृष्णानंद राय की हत्या के बाद, मैं दिखाता हूं आपको, ये जो मुख्तार अंसारी की और जो अभय सिंह की बात हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि उस हत्या में क्या रोल था। ये देखिए, ये पूरी है जो हत्या के तुरंत बाद 2 बार के हमारी पार्टी के विधायक रहे। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद जो ये अभय सिंह का और मुख्तार अंसारी का जो वीडियो वायरल हुआ है, इसमें अभय सिंह की क्या भूमिका है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई है, उसमें किस गिरोह के द्वारा ये हत्या की गई है और उस गिरोह से अभय सिंह का क्या संबंध है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तमाम अपराधी पंजाब के, हरियाणा के जो अपराध करते हैं उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें अभय सिंह का क्या लिंक है, इसकी भी जांच होना चाहिए। मैं तो ये पहले से भी कहता आ रहा हूं और खुलेआम ये कह रहा हूं कि हमको और हमारे पूरे परिवार को, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा पूरा परिवार हो, उससे अभय सिंह से। शासन के निर्देश पर जिला स्तरीय अभिलेखों में दर्ज अयोध्या की 1501 वक्फ संपत्तियां सर्वे परीक्षण के घेरे में आ रही हैं। अयोध्या जनपद में 1501 वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। सुन्नियों की 1315 व सिया की 186 संपत्तियां दर्ज हैं। डीएम के आदेश के बाद संबंधित एसडीएम वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे करेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमित प्रताप सिंह ने बताया कि 7 अप्रैल 1979 को जारी शासन आदेश के अनुसार जो संपत्तियां बंजर भूमि, उसर व भीटा के रूप में दर्ज हैं और मौके पर कब्रिस्तान, मस्जिद, ईदगाह है, ऐसी संपत्तियों को सही रूप में दर्ज किया गया है। इस दौरान वक्फ बोर्ड के चीफ इंस्पेक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा मिला है, उसको तुरंत हटा दिया जाए। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वक्फ की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास नहीं बन सकता, इसके लिए पहले से ही शासन आदेश जारी है और संबंधित अधिकारियों को भी बता दिया गया है। उन्होंने बताया कि जो मकान बने हुए हैं उस पर मुतवली किराया लेते हैं और किराए का 7% अंशदान के रूप में वक्फ पर जमा किया जाता है। सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जल्द शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। दरअसल फैजाबाद नवाबों की नगरी रही है, इसमें सबसे ज़्यादा वक्फ की ज़मीन पर अवैध कब्जा है। गुलाबबाड़ी, बहू बेगम, मकबरा व राठ हवेली जैसे मोहल्ले वक्फ की ज़मीन पर बसे हुए हैं।
इस संबंध में यहाँ पे मैं आपको अवगत करा दूं, जनपद अयोध्या में कुल 1501 संपत्तियां वक्फ के रूप में दर्ज हैं, जिसमें सुन्नी 1315 और सिया 186 संपत्ति हैं। समय समय पर शासन और के निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि वक्फ संपत्तियों में किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण न हो जाए, और जो भी शासन के दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उसके संबंध में हम लोग यथासंभव प्रभावी कार्रवाई करते हैं। वर्तमान में एक पत्र शासन का आदेश आया है कि 1989 में जो शासनादेश हुआ था उसमें जो ऊसर बंजर और भीटा जमीन जो वक्फ के रूप में दर्ज हो गई थी उनका पुनः परीक्षण कराना है। इस संबंध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय की तरफ से समस्त उप जिलाधिकारी महोदयों को उक्त सर्वे किए जाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। जो भी सर्वे का तस्वीर परिणाम निकल के आएंगे वो आपको अवगत करा दिया जाएगा। ऐसा तो अभी संज्ञान में नहीं है, लेकिन यदि सर्वे के दौरान कुछ तथ्य निकल कर आते हैं तो जो यथासंभव कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। जो भी प्रकरण इस तरीके के अवैध कब्जे के संज्ञान में आ रहे हैं, जहां तक आप रजिस्टर वक्फ छोटी गुलाबबाड़ी जो कि वक्फ संख्या 842 है के संदर्भ में भी प्रकरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी संबंधित वक्फ बोर्ड को संदर्भित किया गया है। वहां से तत्संबंध में रिक्विजिशन प्राप्त होते ही तत्काल जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो भी अवैध कब्जे अतिक्रमण हैं वो हटा दिए जाएंगे नियमानुसार। वक्फ बोर्ड में क्योंकि एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत वक्फ बोर्ड में वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स होते हैं, वक्फ बोर्ड के ऑडिटर्स होते हैं। किराया जो है संबंधित वक्फ का जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नामित जो मुतवल्ली होता है वो किराया वसूल करता है, और किराएदारी की 7% धनराशि वो संबंधित वक्फ बोर्ड को अंशदान के रूप में देता है, तथा संबंधित पूरा लेखा रख रखाव सब जो है वहाँ के संपरीक्षक द्वारा ही देखा जाता है। जिले स्तर पर संपरीक्षा का कार्य नहीं किया जाता है। रिक्विजिशन प्राप्त होते ही उन पर जो है अतिक्रम कार्यों के विरुद्ध जो है तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी। क्या सर वक्फ बोर्ड की जमीन पे प्रधानमंत्री आवास भी बन सकता है? नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। परियोजना अधिकारी डूडा को भी निर्देश 2-3 बार जारी कर दिया जा चुका है कि आप जो है वक्फ संपत्ति पर किसी भी प्रकार के सरकारी धनराशि आप निर्गत नहीं करेंगे। अयोध्या जनपद के अमानीगंज पर स्थित क्रिनेस्को होटल के सभागार में पायल फुटवेयर के सौजन्य से एम्ब्रोस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा एम्ब्रोस शूज के डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का व्यापारी सम्मेलन आयोजित हुआ। व्यापारी सम्मेलन में बड़ी संख्या में पहुंचे डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर व्यापारियों को पायल फुटवेयर द्वारा समारोहपूर्वक सम्मानित किया गया, जिसमें पायल फुटवेयर फैजाबाद कंपनी ने जूतों और चप्पलों की प्रदर्शनी लगाई और अयोध्या जिले के सभी रिटेलरों को डिस्प्ले कराकर सभी ब्रांडों को दिखाया गया। इसके साथ साथ रिटेलरों के लिए लकी ड्रा का भी आयोजन किया गया। वहीं कंपनी के सीईओ प्रदीप शर्मा ने बताया कि कंपनी के सभी प्रोडक्ट मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया दोनों हैं। कस्टमर के लिए कंपनी ने पूरे रेंज में बहुत ही कम दामों में क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध कराई है। इसके साथ साथ कस्टमर को भी खरीदारी पर कूपन की तरह लकी ड्रा में जीतने पर दुबई और हांगकांग की ट्रिप दी जाएगी। कंपनी ने ऑनलाइन शॉपिंग और दुकान से शॉपिंग की कीमतें एक ही रखी हैं, जिसमें रिटेलरों को प्रोडक्ट बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। उन्होंने कहा कि यह कंपनी दिल्ली की है और बहुत ही जल्द अपने ग्राहकों का विश्वास अपनी गुणवत्ता से जीत लिया है। पायल फुटवेयर फैजाबाद में एक रिटेलर मीट का आयोजन किया है और आज एब्रोस का पहला रिटेल मीट है फैजाबाद में। एब्रोस बेसिकली एक फैमिली फुटवेयर ब्रांड है और इसमें हर तरह की रेंज है। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत एब्रोस में जितने आप प्रोडक्ट आप देख रहे हैं सब मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत ही बने हुए हैं। रेंज इसमें हमारे पास मेंस, लेडीज़, किड्स, लाइफस्टाइल, ओपन फुटवेयर, सैंडल्स, क्लॉक्स, तो पूरी रेंज है। और एब्रोस बेसिकली विश्वास ये करता है कि एक वाजिब दाम पे मल्टीनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स किस तरह से और कैसे एक आम कंज्यूमर को दिए जाएं, तो उसी चीज़ों पे मेहनत करते हैं, क्योंकि सब चीज़ें मेक इन इंडिया और इन हाउस है, कुछ भी सोर्सिंग नहीं है।
तो उस वजह से हम वाजिब दामों पे और कोशिश करके बेस्ट जो स्टाइल और कंफर्ट और टेक्नोलॉजी के साथ शूज़ बनाते हैं। आप हमारे शूज़ को कंपेयर कीजिए तो किसी भी मल्टीनेशनल ब्रांड से कीजिए, क्योंकि जो क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन है हमारे प्रोडक्ट का वो बिल्कुल इक्वलेंट है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। सर जनरल शूज देखिए, एब्रॉस पहला ब्रांड है, इसको 1 साल ही हुआ है अभी लॉन्च हुए, और पूरे इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुका है मल्टी ब्रांड्स आउटलेट पे। अभी यहाँ पे आप जितने भी व्यापारी भाई देख रहे हैं सभी रिटेलर्स हैं और सभी इस तरह के मल्टी ब्रांड आउटलेट्स पे अवेलेबल है आज के डेट में पूरे इंडिया में ब्रांड। उसके अलावा एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट इस साल खुल जाने चाहिए, इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक उम्मीद करते हैं 50 से 60 हमारे एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट भी खुलेंगे। देखिए, मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी एब्रॉस प्रोडक्ट कस्टमर खरीदे तो उस एब्रॉस का यदि खरीदता है तो उसको क्वालिटी, कंफर्ट, स्टाइल मिलना तो तय है ही है, बट हमारी रिक्वेस्ट एक और है कि वो स्कैन जरूर करे प्रोडक्ट को, क्योंकि हमारे 2800 से ज़्यादा इनाम हमने लक्की ड्रॉ के थ्रू निकालने वाले हैं। हर महीने 700 750 इनाम निकलेंगे और बस उनको स्कैन करना है प्रोडक्ट किसी भी स्कैनर से, स्कैन करके और अपनी डिटेल्स डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है, कहाँ से ख़रीदा है वो डालना है, और उसका फर्स्ट प्राइस जो है आप कंज्यूमर के लिए वो हांगकांग, मकाऊ या दुबई का ट्रिप है। ऑनलाइन में जैसे देखिए, आज की डेट में ऑनलाइन में हम फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हैं, अमेज़ोन पे भी अवेलेबल हैं और महिंद्रा पे भी अवेलेबल है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक जो मिथ लोगों में है कि ऑनलाइन ये प्रोडक्ट है तो ऑनलाइन पे भी डिस्काउंट की जरूरत नहीं होती। आज ये हमारे इतने व्यापारी भाई आए हुए हैं, इन सब की समस्या है कि ऑनलाइन पे लोग प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा रख के डिस्काउंट ज़्यादा करते हैं और हमारे सारे व्यापारी भाई परेशान होते हैं। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने प्रोडक्ट की प्राइस और MRP ऐसी रखी है, ना उसको ऑनलाइन पे डिस्काउंट करना पड़े ना दुकान पे डिस्काउंट करना पड़े। मेरा नाम प्रदीप शर्मा, मैं एब्रॉस कंपनी में CEO हूँ। थैंक यू सर। प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने सरयू नदी के आसपास के जिले गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का हाईवे सर्वेक्षण कर हालात देखे। CM ने बाढ़ प्रभावित जिलों के DMO को गांव में राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर भेजने को कहा। उन्होंने नया घाट स्थित सरयू यात्री निवासी में अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के संदर्भ में बैठक की। अधिकारियों से ग्राउंड पर जाकर निरीक्षण करने की बात कही है। दरअसल आज योगी आदित्यनाथ सरयू अतिथि गृह में दीप उत्सव के संबंध में भी अधिकारियों के साथ बैठक की। 28 सितंबर को सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर के जन्म उत्सव पर लता चौक का उद्घाटन होना है। लता मंगेशकर चौक के निर्माण की प्रगति पर मंथन किया गया। लता चौक के उद्घाटन के मौके पर CM अयोध्या में रहेंगे, जबकि वर्चुअल तौर पर PM नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। बैठक की जानकारी देते हुए सांसद लल्लू सिंह ने बताया कि वात्सव में नेपाल से पानी छोड़ने के कारण सरयू में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिसको देखते हुए CM गोरखपुर जाते समय उन्होंने हवाई सर्वेक्षण के दौरान स्थिति को देखा। इसी को देखते हुए आज अयोध्या हाईवे सर्वेक्षण किया। बैठक में अधिकारियों के साथ बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री को लेकर बात की। उन लोगों को राहत सामग्री मिली है या नहीं। सांसद ने कहा अयोध्या के पूरे कार्य तेजी से काम हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने वार्ता की। इस बैठक के मौके पर कमिश्नर नवदीप रिनवा, पुलिस उप महानिरीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह, DM नीतीश कुमार, SSP प्रशांत वर्मा सहित सत्ताधारी पार्टी के पदाधिकारी सहित अन्य मंडलीय जनपदीय अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अयोध्या ही पहुंचे थे। सर्वेक्षण के दौरान जो है कई नदियों का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वास्तव में नेपाल से पानी छोड़ने के कारण ये सरयू नदी जो है, जिसको घाघरा भी कहा जाता है, इसका प्रकोप बढ़ा था। बहुत सारे गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल गोरखपुर जा रहे थे, वहाँ से उनको दिखाई पड़ा था। आज उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया है और अधिकारियों से बात किया है कि उन लोगों को राहत सामग्री मिली है कि नहीं मिली।
अयोध्या के रीडगंज स्थित बड़ौदा यूपी बैंक क्षेत्रीय कार्यालय पर एक दिवसीय अधिकारी एवं कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिसका नेतृत्व संगठन के अध्यक्ष राजेश खत्री ने किया। इस दौरान ग्रामीण बैंकों के सबसे बड़े संगठन ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा अपने 70,000 सदस्यों के साथ हड़ताल की गई। दरअसल हड़ताल का आह्वान भारत सरकार द्वारा ग्रामीण बैंकों को निजीकरण के रास्ते को ले जाने की प्रारंभ की जा रही कार्रवाई के विरोध में स्वरूप हो रही है। बता दें कि भारत सरकार ने ग्रामीण बैंकों को अपने वैधानिक और संस्थानों के द्वारा आवश्यक कैपिटल जुटाने के लिए शेयर बाजार के माध्यम से IPO लाकर पूंजी जुटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जबकि एसोसिएशन सभी ग्रामीणों बैंकों को एक करते हुए भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक बनाकर ग्रामीण भारत से सीधा जुड़ा 100 करोड़ आबादी के लिए एक बैंक स्थापित करने की मांग कर रही है। उपरोक्त मांग को लेकर 12 अगस्त को दिल्ली जंतर मंतर पर धरना भी दिया गया और अभी तक देश भर में 100 से ज़्यादा सांसदों को ज्ञापन दिया जा चुका है। लेकिन इसके साथ 30,000 से ज़्यादा नित्य पदों पर भर्ती, 20,000 से ज़्यादा दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण, मृतक आश्रित सेवा योजना को वर्ष 2014 से लागू करना तथा नई पेंशन योजना को वापस लेना, बैंक पेंशन नियम वर्ष 1993 को ग्रामीण बैंकों में वर्ष 1993 से प्रभावित करना और सेवा शर्त एवं प्रमोशन नीति को बैंकिंग उद्योग के अनुसार समान रूप से लागू प्रमुख मांग रही। इस कार्यक्रम का संचालन सेवानिवृत्त साथी मोहम्मद उस्मान, अध्यक्ष राजेश खत्री, के लाल, बंटी यादव, SK मिश्रा, सूरज सिंह, शशि वैश्य, अमित यादव, संजय गुप्ता आदि सदस्यों से क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन में रहे मौजूद। हमारी ग्रामीण बैंक के 70,000 कर्मी हैं जो हमारे संगठन से मेजॉरिटी अरेबिया से जुड़े हुए हैं, वो आज हड़ताल पे हैं। यह आंदोलन का 5वां चरण है। इससे पहले के चरण में दिल्ली में धरना, नाबार्ड कार्यालय में धरना। क्या मांगे हमारी जो मांगे हैं वो जनहित में भी है, अर्थव्यवस्था के हित में भी है कि जो ग्रामीण व्यवस्था के स्तंभ रहे ग्रामीण बैंक, जिससे ग्रामीण बैंक में 100 रुपये 50 रुपये वाले आम ग्रामीण या सरकार की जो भी सुविधाएं होती हैं वो हमारे मार्फत ही जाती हैं, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो किसान के जो 2000 सब्सिडी वाली योजना हो, चाहे वो 330/12 का बीमा हो, चाहे अटल पेंशन हो। लेकिन जब इसके निजीकरण की बात आ रही है, IPO लाने की बात आ रही है, तो इस पर महाजनी व्यवस्था लागू हो जाएगी गाँव में फिर से, जिसके दूर करने के लिए इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण किया था। IPO लाना हमारा वो है, हमारा ये है कि राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो। राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक में स्पॉन्सर बैंक जो अलग अलग जगह पे अलग अलग नियम सत्ता चला रहे हैं वो हटे। सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी पैरिटी की डिमांड है वो इन स्पिरिट लागू हो। अलाउंसेस और सैलरी में अभी भी कमर्शियल बैंकों से हम लोग के अंदर पूरी तरीके से भेदभाव किया जाता है, वो बंद हो। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2018 के बाद पेंशन, वो पेंशन व्यवस्था हम लोग को बहाल हो। और ऐसे ही तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिसकी वजह से ग्रामीण बैंक समय समय पर आंदोलित रहता है। और हम ये चाहते हैं कि अब इसका जो है विस्तारण हो, राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो और RBI के नेतृत्व में, नाबार्ड के नेतृत्व में एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था हो जिसका लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे पड़े। कोई मांग पत्र सौंपा किसी को? हाँ, ये हम लोगों ने अभी ज्ञापन देना है। अभी अपने रीजनल हेड के माध्यम से हम जो ज्ञापन है उसको जो है क्या नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक दे रहे हैं। उसमें हमारी 25 सूची मांगे हैं और इसके बारे में एक मीटिंग हुई रिकन्सिलेशन की दिल्ली में, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की, इसलिए हमको आंदोलन के लिए बाध्य होना। कौन कौन अधिकारी शामिल है हड़ताल? आज हमारे संगठन से जुड़े हुए लगभग सभी लोग। फैजाबाद में लगभग ऑलमोस्ट सारी ब्रांचें बंद है। फैजाबाद अम्बेडकर नगर मिला के 32 जिले का जो फैला हुआ बड़ौदा यूपी संगठन है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, वहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। गोरखपुर के हमारे प्रधान कार्यालय में हमारे साथी धरने पे हैं और हर क्षेत्रीय कार्यालय पे हमारे लोग खास तौर पर युवा साथी जो है हड़ताल पे और धरने में शामिल है। कितने दिन चलेगा? एक दिवसीय हड़ताल है, 1 दिन ही। जो कि हमारा IPO नहीं होना चाहिए और भारत का 70% आबादी हमारी बैंक कवर करती है। हमारी बैंक उनको सुविधाएं देती हैं जो कि अगर अन्य बैंक से हम कंपेयर करें तो हमारी बैंक कहते हैं कि तकनीकी सुविधा में भी अन्य बैंकों से हमारी बैंक पीछे है। ये हमारा एक तरह से हमारी बैंक को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तकनीकी सुविधाओं से लैस ना करा के। 30% आबादी वो लोग देते हैं, वो 30% आबादी को सर्विस वो लोग दे रहे हैं, 70% आबादी हम कवर कर रहे हैं।
भारत सरकार की कोई भी योजनाएं आती हैं, आपके किसान सम्मान निधि से लेकर कोई भी निधियाँ, वो सारी सर्विसेज हमारे खाता धारकों को डायरेक्ट दी जा रही है। लेकिन चूंकि हमारे पास स्टाफ भी कम है, हमारे पास स्टाफ की भर्तियाँ भी कम हो रही हैं और हमारी तकनीकी सुविधाओं भी कम होने का हम आजकल अपने वर्किंग आवर से ज़्यादा काम कर रहे हैं। दूसरा मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग हमारी ये है कि हर चीज़ों को हमारे बैंक को तकनीकी सुविधाओं से लेस किया जाए, जैसे अन्य बैंक कर रहे हैं। दूसरा, हमारा IPO हटाया जाए, हमारी IPO में हमारे बैंक को इन्वॉल्व न किया जाए और हमारे यहाँ तो भर्तियाँ चालू की जाएं। क्या नाम है? जो कि हमारा नाम सूरज सिंह है, जो हम क्षेत्रीय कार्यालय फैजाबाद में कार्यरत हैं। अयोध्या सरयू के पावन तट झुनकी घाट पर श्री राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ व सोमनाथ मंदिर के लिए एवं सनातन धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी कार सेवकों और महापुरुषों का श्राद्ध व तर्पण भाजपा नेता अयोध्या मेयर पद प्रत्याशी शरद पाठक बाबा ने किया। इस अवसर पर भाजपा नेता व अयोध्या मेयर पद प्रत्याशी शरद बाबा पाठक ने पंडित अंतरिक्ष महाराज व दर्जनों ब्राह्मणों के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ श्राद्ध व तर्पण किया। इस दौरान शरद पाठक बाबा ने बताया कि अयोध्या में मां सरयू के पावन तट पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे महापुरुषों व कार सेवकों का श्राद्ध व तर्पण कर रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ और उनकी तरह मैं भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। सरयू के पावन तट पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में, श्री कृष्ण जन्मभूमि आंदोलन में, काशी विश्वनाथ मंदिर के आंदोलन में और सोमनाथ मंदिर के आंदोलन में जिन महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उन महापुरुषों के लिए यहाँ विधि विधान पूर्वक उनका श्राद्ध और तर्पण किया गया है और उनसे आशीर्वाद मांगा, मां सरयू को साक्षी मानकर, कि आप हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए और हम लोगों की इस तरीके से मजबूती प्रदान करें कि हम लोग भी अपने सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की अगर आहुति देते हैं तो हम लोग भी इसके लिए हमेशा तैयार रहें। इस काम की प्रेरणा हमको अपने माँ बाप से मिली। सनातन धर्म में चूँकि हम लोग पैदा हुए हैं, पूजा पद्धति हम लोगों का विधि विधान है और हम हमेशा कहानियाँ सुनते रहे, भगवान राम कैसे थे, भगवान श्री कृष्ण कैसे थे, भगवान शंकर कैसे थे। इसी प्रकार से हम लोग उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम लोग आज अपने धर्म के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मैं कामना करता हूं मां सरयू को साक्षी मान करके कि शीघ्र ही कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ भी मुक्त हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।